अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। 22 जनवरी को खत्म हो रहा कमेटी का कार्यकाल। यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। क्या 22 जनवरी से पहले कमेटी ड्राफ्ट सौंप देगी, ये भी एक बड़ा सवाल, या फिर चौथी बार बढ़ाया जाएगा कमेटी का कार्यकाल? तो अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ये जानकारी पहले भी सीएम की तरफ से जारी की गई थी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके बाद में जनवरी के अंत में कभी भी ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। अब देखिए, दो सवाल है यहाँ पर कि क्या 22 जनवरी के बाद ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा या एक बार फिर से तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभा जुड़ गए। सुनील, जानकारी पहले भी ये जारी की गई थी कि जनवरी के आखिरी तक ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। अब एक बार फिर से अपडेट ये भी सामने आ रही है कि क्या कार्यकाल बढ़ेगा या ऐसे में 22 जनवरी के बाद में ड्राफ्ट को सौंप दिया जाएगा। किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 22 सितंबर को पिछले साल सरकार ने तीसरी बार जो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका कार्यकाल बढ़ाया था 4 महीने के लिए, और अब जो 22 जनवरी को जिसकी डेट समाप्त हो रही है, ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि 22 जनवरी से पहले तो किसी भी सूरत में ये संभावना नहीं है इस बात की कि ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा, क्योंकि सरकार पॉलिटिकली भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोगों का ध्यान अयोध्या से हटकर किसी और चीज पर जाए, क्योंकि यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है। देश भर से लोगों की नजर उत्तराखंड के यूसीसी के ड्राफ्ट पर है। तो ऐसे में ये संभावना है कि जो कमेटी है 22 जनवरी को जिसका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, सरकार चौथी बार उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। इस बात की बहुत संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। और 22 जनवरी के बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी भी दिन जो कमेटी है वो सरकार को ड्राफ्ट सौंप सकती है। और जो जानकारी अभी सूत्रों से मिल रही है कि फरवरी में फिर सरकार विधानसभा का सेशन बुलाकर उसमें यूसीसी ड्राफ्ट को पेश कर सकती है। जी, यानी कि अभी एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसी दिन कार्यकाल भी खत्म हो रहा है कमेटी का। अब ये देखना होगा कि क्या कार्यकाल आगे बढ़ता है या नहीं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। देहरादून से ही खबर है, जहां पर धर्म विशेष की दुकान पर श्री राम के पोस्टर लगे होने पर विवाद हो गया। दरअसल कुछ लोग दुकान पर पहुंचे और दुकान में लगे पोस्टर को जबरन हटाया गया। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और देहरादून में हरिद्वार ISBT रोड पर अमन स्टोर नाम की दुकान है, जो कि धर्म विशेष के लोगों ने किराए पर ली है, जिसमें श्री राम का पोस्टर लगा हुआ था और इसी पोस्टर को लेकर विवाद हुआ। नंबर डाल के तू कॉलम में चेक करो। चमोली समेत पूरे पहाड़ में सूखी ठंड का कहर जारी है। चमोली में कड़ाके की ठंड से पैदल रास्तों पर बहने वाला पानी जम चुका है, तो वहीं सूखी ठंड से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। 12 दिसंबर के बाद से पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई है। उत्तराखंड में पिछले 4 महीने से मौसम ड्राई है, यानी कि राज्य में बारिश नहीं हुई है। और पिछले 16 सालों की तुलना करें तो मानसून के बाद के इस सीजन में 75% बारिश की कमी है। सर्दियों में बारिश बर्फबारी नहीं होने से हालात आगे और क्या बिगड़ सकते हैं, यह भी एक सवाल बना हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनवरी का महीना आधा होने को है, लेकिन ना तो बारिश नजर आ रही है और ना ही बर्फबारी कहीं दिख रही है। हालात ये है कि सूखी ठंड से लोग परेशान हैं। नदी झरने जम चुके हैं, लेकिन बारिश बर्फबारी दूर दूर तक नहीं दिख रही। साल 2008 के बाद अब साल 2024 में जनवरी ऐसा महीना है जब प्रदेश में बारिश नहीं हुई। इस तरह की वेदर कंडीशन को लेकर मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सिस्टम का उत्तराखंड में असर न होना भी इसकी वजह है। साल 2008, साल 2009 ऐसे साल रहे जब इसी तरह के हालात बने थे। इसका सीधा असर फसल, बागवानी से लेकर हेल्थ पर भी पड़ रहा है।
बारिश है या स्नोफॉल एक्टिविटी मेनली हमको जो है जो पश्चिमी विक्षोभ अच्छे आते हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम आते हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें मिलती है। लेकिन इस बार देखने कि अभी तक हमको जो है कोई अच्छे सिस्टम जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है कोई सक्रिय है या स्ट्रॉन्ग सिस्टम है मिला नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये एक्टिविटी कम है। आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2023 में बारिश 35% की कमी रही। नवंबर 2023 में 66% कम बारिश हुई। दिसंबर में 75% कम बारिश देखी गई। जनवरी में आगे एक हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। लगातार बारिश नहीं होने से उत्तराखंड की फसल और बागवानी लगभग बर्बाद हो चुकी है। इंसानों के लिए कई बीमारियां खतरा बन चुकी हैं और आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो गर्मियों में कई जगहों पर पानी का संकट तक भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। पहाड़ों में सर्दियों में भी जंगल धधक रहे हैं। सर्दियों में बारिश बर्फबारी नहीं होने के चलते आग और भी विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। बागेश्वर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जंगल जल रहे हैं। आमतौर पर जंगलों में आग लगने का कारण पेरुल माना जा रहा है, लेकिन यहां पर सूखी घास आग लगने का कारण बन रही है। इधर फॉरेस्ट विभाग इसे कंट्रोल बर्निंग बता रहा है। चमोली से बड़ी खबर है। यहां पर बद्रीनाथ धाम में कई दुकानों और मकानों के ताले तोड़े गए हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। बद्रीनाथ में इस समय मास्टर प्लान का काम चल रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ धाम में कई दुकानें और साथ ही मकानों के ताले तोड़े गए, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और बद्रीनाथ में इस समय मास्टर प्लान का काम भी चल रहा है। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक रोजाना लगने वाली समस्या अब खत्म करने के लिए प्रशासन इन दिनों रोड को चौड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसके लिए प्रशासन ने अब 65 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया है, जिन्हें दुकानें खाली करनी होंगी या फिर अतिक्रमण की जद में आ रही इनकी दुकानों का कुछ हिस्सा तोड़ा जाएगा। प्रशासन के इस फरमान के बाद में व्यापारियों में हड़कंप है, क्योंकि ये रोड हल्द्वानी की सबसे व्यस्त और प्राइम रोड है। बस स्टेशन से लेकर के मंगल पड़ाव के बीच में जो प्राइवेट संपत्तियां चिन्हित की गई थी उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और जो भी सरकारी संपत्तियां आती है, जैसे बेस हॉस्पिटल है, स्टेडियम है, कोऑपरेटिव है, सरस मार्केट है और आगे प्राधिकरण है, प्राधिकरण की पार्किंग है, उनसे संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि उसको बाउंड्री वाल इनकी तोड़ी जानी है। रोड चौड़ीकरण में जितना क्षेत्र आ रहा है उसको शिफ्ट किया जाना है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक उत्तरायणी मेले का आयोजन होगा और इस बार अयोध्या के थीम पर उत्तरायणी मेला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं, भव्य रूप से मेले को मनाया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह है। तो वहीं मेले में व्यापारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब देहरादून के घंटाघर के आसपास के एरिया में विक्रम ऑटो रिक्शा नहीं चल पाएंगे। सिर्फ उन्हीं सार्वजनिक सेवा से जुड़ी गाड़ियों को इस एरिया में चलने की परमिशन होगी जिन पर जीपीएस लगा होगा, और अगर गाड़ी रूट पर चलती पाई गई तो चालान भी कटना तय है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आरटीओ ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही देहरादून, डोईवाला, हरिद्वार, ऋषिकेश में चलने वाले विक्रम में रंग भी तय कर दिए गए हैं और रूट की पहचान और विक्रम अपने तय रूट पर ही चल सके, इसके लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। और इससे पहले देहरादून में नीले रंग के विक्रम ही सभी रूट के लिए तय किए गए थे, लेकिन अब छत के रंग, पट्टी और कलर से विक्रम की पहचान हो सकेगी। भी वाहन इस क्षेत्र में आएगा, चाहे घंटाघर से बिंदालपुर के बीच, घंटाघर से सहारनपुर चौक के बीच, घंटाघर से देलाराम चौक के बीच, इस क्षेत्र में जो भी वाहन आएगा उसकी जीपीएस से मॉनिटरिंग करी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जब भी ट्रैफिक का कॉन्जेशन देखा जाएगा तो इन वाहनों को चैनलाइज किया जाएगा या इनको प्रतिबंधित किया जाएगा।
हल्द्वानी शहर कुमाऊं का एक ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है जहां पर आने वाले दिनों में सिटी बसें दौड़ती हुई दिखेंगी। इसे बड़े प्लान पर फैसला भी हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े और व्यस्त शहर हल्द्वानी में जल्द ही सिटी बसें चलती दिखाई देंगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में इसका फैसला हो चुका है, जिसके बाद लोगों को शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया मिलेगा जो सुविधाजनक और उनके बजट में होगा। मीटिंग हुई है इसमें तो सबसे अच्छा फैसला, जो बड़ा प्रोग्रेसिव फैसला जो हल्द्वानी संभाग में हल्द्वानी सिटी के अंदर हमने 6 रूट्स तय किए हैं जिसपे सिटी बसेस चलेंगी। हल्द्वानी शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिसका सीधा असर सड़कों पर पड़ रहा है। इसीलिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सदस्यों ने शहर में सिटी बसें चलाने का प्रस्ताव आरटीए की मीटिंग में रखा था। कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी सबसे पहला ऐसा शहर होने वाला है जहां पर सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की जो कल बैठक आयोजित की गई, उस बैठक में ये हल्द्वानी शहर के 6 ऐसे रूटों का चयन किया गया जिसमें अधिक से अधिक जो आबादी का क्षेत्र है उसको कवर कर लिया जाए। हल्द्वानी की आबादी 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर की जरूरत बन चुकी है। लिहाजा काठ गोदाम से हल्द्वानी शहर, भाखड़ा, पंचायत घर और गौला पार के साथ ही अन्य रूट्स पर भी सिटी बस समय की जरूरत बन चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है जहां पर कोविड के JN1 के पहले केस की पुष्टि हुई है। 72 साल की महिला के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसके जरिए ये जानकारी भी मिली है कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव है। महिला 4 जनवरी को दून अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। गढ़वाल में चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला मिशन जल्द आकार लेने जा रहा है, जिसके तहत में सरकार जल्द ही मानसखंड यानी कि कुमाऊं के 9 प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कर सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्लान है कि गढ़वाल में 4 धाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं में प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों तक भी श्रद्धालुओं को पहुंचाया जाए। मिशन के तहत कुमाऊं के 16 मंदिरों का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तारीकरण की भी योजना है। 16 में से 9 मंदिरों की DPR भी तैयार की जा चुकी है, जिनके सौंदर्यीकरण के काम का सरकार जल्द शिलान्यास कर सकती है। मानसखंड मिशन में शामिल मंदिर हैं पिथौरागढ़ का पाताल भुवनेश्वर हाट कालिका मंदिर, बागेश्वर का बैजनाथ और बागनाथ मंदिर, अल्मोड़ा का चितई गोलज्यू जोगेश्वर मंदिर, कटारमल सूर्य देव मंदिर, कसार देवी मंदिर और नंदा देवी मंदिर, नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर और कैंची धाम मंदिर, US नगर में काशीपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर, चंपावत में बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर, पूर्णागिरी धाम और मां बाराही देवी मंदिर। इनमें से पाताल भुवनेश्वर हाट कालिका, बैजनाथ, नंदा देवी, मां नैना देवी, कैंची धाम, पाताल रुद्रेश्वर, मां बाराही देवी के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास CM धामी जल्द करेंगे। तो हमने फर्स्ट फेज में 16 मंदिर लिए हैं। इन 16 मंदिरों के सापेक्ष में हमने 4 कंसल्टेंट को अपॉइंट किया था। उसके सारी इंसेप्शन रिपोर्ट, टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान और DPR फाइनलाइज हो गए हैं। तो उसमें विशेषकर जागेश्वर धाम है, कैंची धाम है, हाट कालिका माता मंदिर है, नैना मंदिर है, पाताल रुद्रेश्वर है, इत्यादि मंदिरों के हमारे DPR हमने सैंक्शन कर दिए हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सरकार 15 अप्रैल से रेल सेवा मानसखंड एक्सप्रेस भी शुरू करने जा रही है। ये ट्रेन कोलकाता से टनकपुर के बीच चलेगी और टनकपुर से श्रद्धालुओं को स्थानीय टूर ऑपरेटर्स और बसों के जरिए मंदिरों तक पहुंचाने की योजना है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून।
चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को उनके पद से सरकार ने हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए, जिसके बाद से गोपेश्वर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया और राज्य सरकार का पुतला फूंका। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैली उत्तराखंड में हो। साथ ही बड़े नेताओं की भी रैली और रोड शो का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में लगी बीजेपी पीएम मोदी की रैली को उत्तराखंड में जीत का मंत्र मान रही है। पिछले साल पिथौरागढ़ और देहरादून में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर कई बात का मैसेज पूरे देश में छाया रहा। ऐसे में अब बीजेपी संगठन ने रुद्रपुर, रुड़की और देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली करवाने का प्रपोजल केंद्र को भेजा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं की रैली और रोड शो कराने की तैयारी में बीजेपी है। चुनाव की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड में 3 जनसभाओं के लिए हमने अनुरोध किया है केंद्रीय नेतृत्व से। तो उधम सिंह नगर में होगी, हरिद्वार में होगी और देहरादून जिले में, ऐसा हमने मांगा है उनसे कार्यक्रम। इसके अलावा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। बीजेपी ने कई जगहों का चयन भी कर लिया है जहां वो रैली और रोड शो कराने की तैयारी में है, जिसमें उत्तरकाशी, गोचर, टिहरी, विकासनगर, हरिद्वार, श्रीनगर, कोटद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, हल्द्वानी, काशीपुर शामिल हैं। वहीं कांग्रेस भी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली और रोड शो को लेकर प्लान तैयार कर रही है। देखिए, प्रदेश में निश्चित रूप से सीनियर लीडरशिप, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे खड़गे जी हों, ये लोग हमेशा चुनाव के अंदर रहे हैं। आप ये देखिए, राजस्थान में इलेक्शन था, मध्य प्रदेश में इलेक्शन था, छत्तीसगढ़ में था, तेलंगाना में था, सब जगह इन लोगों की रैलियां हुई हैं। तो लोकसभा चुनाव होंगे तो ऑब्वियसली सीनियर लीडरशिप उत्तराखंड भी आएगी। लोकसभा की 5 सीट पर पीएम मोदी की 3 रैली से बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी अपने बड़े नेताओं की बदौलत बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिशों में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने 150 करोड़ का हेलोग्राम टेंडर दिया है और अब इस पर गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि आरोप यह है कि इस होलोग्राम को बनने में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं लेने की नीति के खिलाफ है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं और तुरंत इस टेंडर को रद्द करने की मांग की। आरोप है कि 150 करोड़ रुपए होलोग्राम के जरिए उत्तराखंड के पर्यावरण में जहर घोल देंगे। केंद्र के जल, वन, पर्यावरण मंत्रालय प्लास्टिक की नीति केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 30 जून 2022 को निकाला था। 100 माइक्रोन से कम जो है उसको बैन किया था। उसके बाद भी राज्य सरकार ने इसको 150 करोड़ होलोग्राम प्लास्टिक बेस निकालने का एक फैसला किया है सिंगल यूज पे। ये उत्तराखंड पुलिस ने अपने सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कड़ी हिदायत जारी की है। डीजीपी अभिनव कुमार के हवाले से एक 35 पॉइंट का सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस कर्मियों से वर्दी में रील बनाने और लाइव नहीं करने को लेकर सख्ती के साथ में मना किया गया। गौरतलब है कि पुलिस कर्मचारियों के लिए जो आचरण नियमावली बनी है उसमें ऐसे किसी भी काम को करने की मनाही है जिससे कि पुलिस की छवि हल्की या फिर धूमिल पड़े। ये बात अलग है कि तमाम हिदायतों के बाद भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी फिल्मी गानों, सरकारी गाड़ी वगैरह के साथ में रील बनाते हुए नजर आते हैं। टिहरी में पर्यटन विभाग की अनदेखी के चलते बोट मालिकों के साथ ही दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट में
बोट्स तो बढ़ गई हैं, लेकिन जेटी को नहीं बढ़ाया गया और सिर्फ 40 बोट्स की क्षमता वाली जेटी में आज 100 से ज्यादा बोट्स हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पुरानी जेटी भी टूट गई है, जिससे कि कई बार हादसे हो चुके हैं। और टोटल 40 बोटों को लगाने की क्षमता की जेटी वहाँ पर उपलब्ध है, जो कि ठीक 3 साल बाद कंडप भी हो जाती है, परंतु उन्हीं कंडप जेटियों से आज तक काम चलाया जा रहा था। जो बोटिंग पॉइंट है उसके लिए भी एक कंपोनेंट है। साथ ही साथ अन्य जगह पे बोटिंग पॉइंट का हम देख रहे हैं, जेटी का प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हमने कर दिया है। जेटी जो है वह एक हाई क्वालिटी की जेटी है जो फॉरेन से इंपोर्ट हुई है, तो वह जेटी का भी अभी जो भी उसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा लाया जाएगा। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। जोशीमठ के ढाक गांव में भगवान श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के मौके पर इस मंदिर में भी भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। रुड़की के भगवानपुर इलाके में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 चोरी की बाइकें बरामद की। टिहरी के घनसाली क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों को अब राहत की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने घनसाली सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को जियोलॉजिकल सर्वे करा लिया है। उत्तरकाशी के बनगांव चोपड़ा कसराला सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर जमकर प्रोटेस्ट किया गया। विकासनगर पुलिस ने चोरी के 4 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें लकड़ियों, बकरियों और साथ ही मंदिर में चोरी के संबंधित मामले दर्ज हैं। टिहरी के चंबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों द्वारा कई स्टॉल लगाए गए। टनकपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें कई विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। रुद्रप्रयाग में महिलाओं को बेहतर रोजगार से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन बड़ा प्लान तैयार कर रहा है, जिसके चलते यात्रा रूटों पर होमस्टे और साथ ही दुकानें संचालित की जाएंगी। जंगल की आग की रोकथाम के लिए पौड़ी के द्वारीखाल में ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हंस फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में फायर फाइटरों को सुरक्षा के उपकरण भी दिए गए। टिहरी के जौनपुर बीडीसी बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मामलों में छाए रहे। इस मौके पर डीएम ने समस्या के समाधान के निर्देश दिए।